Hello and welcome, kids. Let's start class 12th, book number 2, Indian Economic Development. तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूँ. इसमें फर्स्ट टॉपिक यही है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनी ने का जो एक्सप्लॉयटेशन किया था, शोषण किया था, बुरी तरीके से ख़त्म किया था यहाँ की इकोनॉमी को. कॉलोनियल मतलब ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने हमको कॉलोनी बनाया था. तो ब्रिटिश पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी को कैसे शोषित किया, ख़त्म किया. तो इसके 3 टॉपिक हैं, याद रखिएगा. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर सेक्टर का, एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का, एक्सप्लॉयटेशन इंटरनेशनल ट्रेड का. 3 हो गए. तो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डिटेल में. तो आप बुक में से इसको नोट करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा आज. तो ये है पहला, एग्रीकल्चर कैसे खत्म हुआ इंडिया का, कैसे उसे एक्सप्लॉइट किया. एक्चुअली देयर इज अ ट्रायंगुलर एक सिस्टम था इनका. सबसे नीचे मैंने लिखा, ऊपर है गवर्नमेंट, फिर है जमींदार्स और टिलर्स. जो उन्होंने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, वो जमींदारी सिस्टम क्या था? एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. जो टैक्स उन्होंने लेना था उससे हम बात करेंगे. तो 3 चीजें हैं. सबसे नीचे टिलर्स थे. टिलर्स जो कि खेतों में काम करने वाले लोग थे. ये जो खेत में काम करते थे, इनको मिनिमम अमाउंट बचता था खाने पीने के लिए. नो सरप्लस, कोई प्रॉफिट नहीं होता था. इनसे जमींदार जो थे वो ऑनर्स ऑफ द लैंड थे. इनसे जो ऊपर थे, ये जमीन के मालिक थे. ये इनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट को देना था. और उसके बाद जितना भी बचता और जितना भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे टिलर से, वो करते थे. तो सरप्लस जितना भी उनके पास बचता था, दे यूज टू स्पेंड दैट मनी एंड द लग्जरीज ऑफ लाइफ, मतलब ऐश आराम करते थे. लैंड पे लगभग इन्वेस्टमेंट ना के बराबर करते थे, जीरो करते थे. तो टिलर्स, जमींदार, गवर्नमेंट, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन है. दूसरा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे खत्म किया उन्होंने. इंडिया का हैंडीक्राफ्ट आपको पता है, वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था. उसकी बड़ी वाइड रेप्यू, उधर लिखा टेशन, इधर लिखा, बड़ी रेप्यूटेशन थी. किस चीज़ के लिए? क्वालिटी और वैरायटी के लिए. लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया. अब कैसे डिस्ट्रॉय किया, इसके 2 पॉइंट हैं. पहला, बाय इम्पोजिंग हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स. इंडिया का जो सामान था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का सामान था, उसकी दुनिया भर में मांग थी. लेकिन उस पर एक्सपोर्ट करने पर टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स लगा दिया इंडियन गुड्स पे, जिससे कि वो बहुत महंगा हो गया बाहर के देशों में. तो जो फॉरेन डिमांड थी अपने आप ही कम हो गई. तो ये एक चाल चली उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करने की. और डोमेस्टिक डिमांड डिस्ट्रॉयड. ये तो इंटरनेशनल डिमांड थी, फॉरेन डिमांड थी कि भाई उन्होंने हैवी टैक्स एक्सपोर्ट पे लगा दिया तो बहुत महंगा हो गया तो विदेशी क्यों खरीदेंगे, खरीद ही नहीं पाएंगे. घर में जो डिमांड थी हमारे देश में, डोमेस्टिक डिमांड डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स. देश में क्या किया उन्होंने, सामान जो ब्रिटेन से आता था, मशीन मेड सामान जो ब्रिटेन से आता था, वो फाइन था, उस पर टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया हमारे देश में, ताकि सामान ब्रिटेन का बहुत सस्ता हो जाए. अब ब्रिटेन का मशीन मेड सामान जब हमारे देश में आएगा तो हम उसे खरीदेंगे. जैसे हम चाइना से सामान आता तो चाइना का ही खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है. ये नहीं देखते कि मेक इन इंडिया है या मेड इन चाइना है. तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, ब्रिटिश गुड्स बहुत सस्ते हो गए इंडियन मार्केट में. तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो खत्म कर दिया. इंडिया के लोग ही नहीं खरीद रहे थे उसे, बाहर के सामान खरीद रहे थे. इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद किया. तीसरा पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब जो विदेशों से जो बिजनेस चलता था हमारा, वो उन्होंने खत्म किया. कैसे किया? बाय इम्पोजिंग ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ है, वही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही, ड्यूटीज को ही टैरिफ बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसको भेदभाव वाला था. क्या किया? लगभग वही पॉइंट है ऊपर वाले. ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, यानी भारत का जो रॉ मटेरियल था, जो खेतों से उगता था, कॉटन और ऐसी चीजें, इंडिगो, इसका एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया.
ताकि ये बाहर आसानी से चला जाए, एक्सपोर्ट बाहर जाना होता है, और ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्री को फीड कर सके, ये ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सस्ता कर दिया। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट पे ड्यूटी फ्री कर दी ब्रिटिश गुड्स पे, यही वाला पॉइंट है, ताकि इंडियन मार्केट्स में सस्ता सामान आए, तो इंडिया की जो लोग हैं वो सस्ता सामान खरीद लें ब्रिटेन में बना हुआ, तो प्रॉफिट उनको ही होता था। तो इन 3 हेडिंग्स के अंदर ये खत्म हो जाता है। थ्रू दिस इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इससे क्या हुआ, इंपोर्टर, अच्छे सामान फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर हो गया, यानी हम हमारे देश में आने लगा, और एक्सपोर्टर हो गया रॉ मटेरियल का। तो इससे क्या हुआ कि सामान वहां बनता था, एम्प्लॉयमेंट वहां मिलता था लोगों को। इससे इंडियन इकोनॉमी बिकेम स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब रुक गई एक जगह पर, जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है, और बैकवर्ड हो गई। इस तरीके से इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था। ये 3 पॉइंट है, यही आपको बिल्कुल रट लेने हैं, समझ गए। ये लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया तो ये लिखा है, थ्रू दिस इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, सो इंडियन इकोनॉमी बिकेम स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। थैंक यू। अगला टॉपिक है इसका, देखिए, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त जो हमारी इकोनॉमी की हालत थी वो आपके सामने मैं 1 बाय 1 आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। अगर अब इसको देखिए, कभी भी कोई चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के अपने लिए कोई एक्रोनिम बना के उसको याद कर लेते हैं। इस पहला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, उस वक्त की इकोनॉमी जो थी विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ। ऐसी इकोनॉमी थी, रुकी हुई इकोनॉमी थी जिसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, या थी तो बहुत ही कम थी। 1860 से 1925 तक ग्रोथ रेट जो था वो पर कैपिटा इनकम में 0.5% था, और 1925 से 1947 में आज़ाद हुए थे, इस टाइम 0.1% ग्रोथ रेट थी पर कैपिटा इनकम की, यानी कि बहुत ही कम थी। तो इससे क्या पता लगा कि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो अंडर पॉवर्टी थी और मिजरेबल लिविंग कंडीशन में रहती थी। एपिडेमिक बहुत कॉमन थे उस टाइम, फेमाइंस जिसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी, वन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। पर कैपिटा इनकम 1947-48 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, इट वॉज ₹230। अब 230 रुपये आदमी की इनकम मानी जाती थी, अब आप समझिए कितनी कम रही होगी। अनएम्प्लॉयमेंट था, नो सफिशिएंट फूड, क्लॉथ, शेल्टर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको थोड़ा सा आप एलाबोरेट करके लिखेंगे तो आपको पॉइंट बन जाएगा, अगर ऐसे भी लिख लेंगे तो भी चल जाएगा। उस वक्त इतनी कमज़ोर इकोनॉमी थी कि 230 रुपये पर कैपिटा इनकम थी, सफिशिएंट खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, मकान नहीं था। रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी होती है, रोजगार की तो बात ही नहीं है। चौथा पॉइंट है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। खेती में भी बहुत बुरे हालात थे। 72% लोग, 72% पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, खेती में बिजी थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, प्रोड्यूस में जो खेती का था वो 50% था। 72% एंगेज थे, लेकिन प्रोडक्शन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 50% तक ही था। अब समझिए अब आगे इसमें एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में दूसरा पॉइंट में लिखा, पर हेक्टेयर जो आउटपुट आता था गेहूं का वो 660 किलो आता है पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ होता है, 2.5 एकड़ में 660 किलो गेहूं होता था, 665 किलो राइस होता था। अब आप समझिए कितना कम प्रोडक्टिविटी होती थी, मतलब 6.5 कुंटल गेहूं, 6.5 कुंटल 2.5 एकड़ में लगभग राइस होता था, पैडी होता था। तीसरा पॉइंट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है हार्डली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से होता था, ये बेचना तो बहुत दूर की बात है। 1947-48 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 527 लाख टन्स। इतना केवल टोटल जो मतलब पूरे देश में इतना केवल अनाज होता था। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, पांचवा पॉइंट इसका है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की जो इंडस्ट्री थी वो कितने पीछे थी।
उसमें भी 1 2 3 4 लैकिंग ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। प्रोडक्शन जो था वो नेग्लिजिबल था, ना के बराबर होता था। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी जा चुकी थी। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन, सारी की सारी इंडस्ट्रीज ब्रिटेन पे डिपेंड करती थी आज़ादी के वक्त। छठा पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सड़कें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रिजेस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउसेस। केवल 1948 में आप ये समझिए कि 1948 में, जस्ट लुक हियर, 1948 में इट वाज 2100 मेगावाट टोटल बिजली पैदा होती थी, और रेलवेज की लाइन केवल 53,596 किलोमीटर ही बनी थी। तो इतनी ही सड़कें थी। अब सोचिए आप कितना कम ये रहा होगा। उस वक्त का जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा खराब थे। उसके बाद आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब सारी इकोनॉमी बाहर से ही, जो भी सामान ज़्यादा आता था वो बाहर के देशों से आता था। उसमें देखिए इसमें लिखा है बिसाइड्स डिफेंस इक्विपमेंट, जो रक्षा के मामले थे, डिफेंस इक्विपमेंट थे, वो तो आते ही थे। साथ में क्या क्या हम बाहर से मंगाते थे? केरोसिन हमारे वहाँ नहीं होता था, बाइसिकल, साइकिल तक हम विदेश से मंगाते थे, स्विंग मशीन, कपड़े सिलने की मशीन यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इसको मंगाया जाता था। उसके बाद इसका नेक्स्ट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। शहरीकरण, बहुत शहर थे ही नहीं, केवल 14% लोग ही, 100 में से 14 लोग शहर में रहते थे और 86% विलेज में रहते थे, और विलेज में बहुत कुछ था नहीं, तो जिससे कि गरीबी ही बढ़ती थी। ठीक है ना। इसमें फिर लास्ट में आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। जो हमारे देश की इकोनॉमी थी वो नीदर फ्यूडल, यहाँ लिखा है मैंने, पढ़ लीजिएगा, नीदर फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट। ना तो ये फ्यूडल थी ना ही कैपिटलिस्ट थी, फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी। और क्योंकि कैपिटलिस्ट पूंजीवादी होती है, फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है, जो गवर्नमेंट जो जनता के ज़्यादा भले के लिए, कल्याण के लिए की जाती है, वेलफेयर में, उसमें प्रोडक्शन कम होता है। आप समझिए हमारे देश की इकोनॉमी फ्यूडल मिक्स इकोनॉमी है ना तो प्राइवेट है ना ही गवर्नमेंट है प्योर तरीके से। तो इसमें ये पक्का रोड का है, ये यहाँ पर ये डाटा थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसका डाटा है 155,000 किलोमीटर, 155,000 किलोमीटर की सड़कें थी उस वक्त केवल। तो ये था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि आज़ादी के वक्त भारत की इकोनॉमी कैसी थी। अब इसको याद करने के लिए देखो, मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से बनाते हैं। SBAIPLHS मैंने बताया, अब मैं इसको एक बना दिया मैंने अभी अभी। संता बनता आज इंडिया पहुंचे, संता बनता आज इंडिया पहुंचे, IP फॉर पहुंचे, लेकिन हीरोइन के साथ, हीरोइन के साथ। अब इसका मतलब क्या है? संता स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बनता बैकवर्ड इकोनॉमी, आज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, I इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, P पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, L लिमिटेड अर्बनाइजेशन, H हेवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, S सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ये है, इस तरीके से याद करने के लिए बनाया जाता है। SBAI संता बनता आज इंडिया पहुंचे लेकिन हीरोइन के साथ। अब ये इस तरीके से याद करने का तरीका है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।